नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ। टारगेट प्रीलिम्स करंट अफेयर बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर, इस प्रोग्राम के तहत हम डेली करंट अफेयर टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। हर एक टॉपिक के बाद उससे संबंधित एमसीक्यू पर भी हम चर्चा करते हैं। कुछ दिन के लिए हमारी वीडियो पॉज रही थी, जिसका हम जो बैकलॉग है वो अपनी इन वीडियोस में कवर कर रहे हैं। कुछ टॉपिक्स को हम जो कल वीडियो आई थी उसमें कवर कर चुके हैं, बाकी के टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे। इसके बाद से जो भी वीडियोस आएंगे वो रेगुलर बेसिस पे आएंगे, उनका लेंथ कम होगा और हम डेली बेसिस पर 4, 5, 6 इतने टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आइए इसी के साथ एकदम इंटरेस्टेड तरीके से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 9 टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं और लगभग सभी टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण हैं। 5 टॉपिक्स जो ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे, उनसे संबंधित एमसीक्यू पर भी हम चर्चा करेंगे। आज मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगी जिनको आपने सॉल्व करना होगा। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उत्साह को आपने बनाए रखना है और इसके साथ ही मोटिवेशन को हाई रखना है, क्योंकि वीडियो का लेंथ जब थोड़ा सा लंबा हो जाता है आप घबराने लगते हैं। तो घबराना नहीं है। देखिए, यूपीएससी से ये तो हम नहीं कह सकते कि आप पेपर मुश्किल मत बनाइए, हम अपनी पढ़ाई बेहतर कर सकते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेंथ चाहे फिर 20 मिनट जाए या फिर 50 मिनट चली जाए। खैर, आइए देखते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हम थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे। खनिज सुरक्षा भागीदारी, यानी कि जो हमारा मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। ये देखिए न्यूज़ में है, क्योंकि पश्चिमी देशों के द्वारा, खासकर अमेरिका के द्वारा चीन को टैकल करने के लिए लगातार कुछ ना कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। अगर आप देखें, रेयर अर्थ मटेरियल्स जो होते हैं, जो आप कह सकते हैं दुर्लभ मृदा तत्व जो हैं, उनका एक बहुत बड़ा रिजर्व चीन में ही मिलता है। यानी कि बाकी के जो देश हैं वो चीन पर इस दुर्लभ मृदा तत्व के लिए निर्भर है। तो अमेरिका ने बाकी पश्चिमी देशों के साथ मिलकर एक विजन सोचा है कि हम अपनी एक अलग से पार्टनरशिप बनाएंगे ताकि चीन पर हम अपनी निर्भरता को कम कर सकें। तो हम इस वाले टॉपिक में दुर्लभ मृदा तत्व क्या होते हैं, रेयर अर्थ मटेरियल्स क्या होते हैं, इनको समझेंगे। भारत में ये क्या पाए जाते हैं, भारत की पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है, ये समझेंगे। इस पार्टनरशिप का क्या भारत हिस्सा है, यदि है तो उसके क्या प्रभाव होंगे, यदि नहीं है तो भी क्या प्रभाव होंगे, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सेकेंड टॉपिक हमारा ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022। देखिए, ये जो टॉपिक है इसको हम अपना जो टॉपिक नंबर 4 है इससे भी लिंक करेंगे। देखिए, गैर जीवाश्म सोर्सेस पर ज़्यादा अपनी डिपेंडेंसी को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, ताकि जीवाश्म ईंधन से हम लोग जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं उस पर अपनी निर्भरता को कम किया जा सके। राइट, एक ही बात हुई, दोनों अलग तरीके से कही गई है। तो इसके लिए सरकार कानून में भी परिवर्तन कर रही है ताकि इन चीज़ों को एक लीगल बैकिंग दी जा सके। राइट, इसके अलावा जो हमारा UNFCCC का COP21 हुआ था, वहाँ पर सरकार के द्वारा अपनी प्रतिबद्धताओं को बढ़ाया गया था। पहले उन्होंने कहा था कि हम 40% तक चीज़ों को करेंगे, अब वो 50% तक करने को कह रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, इस विधेयक का इन प्रतिबद्धताओं में क्या रोल रहेगा, इस विधेयक के प्रावधान क्या हैं, इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। अभी हो सकता है आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, जब हम पढ़ेंगे तो अपनी भाषा को आसान करेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक, परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक 2022, फैमिली कोर्ट। ये आप अपनी पॉलिटी में पढ़ते हैं जब आप न्यायालयों का एक पूरा ढांचा पढ़ते हैं। राइट, अभी देखिए फैमिली कोर्ट वाला ये जो एक्ट है, ये जो परिवार न्यायालय वाला एक्ट है, इसमें एक संशोधन जो है गवर्नमेंट लेकर आई है। और कमाल की बात यह है, केवल 2 राज्यों के लिए ही ये स्पेसिफिक संशोधन लाया गया है। कौन से वो 2 राज्य हैं, फैमिली कोर्ट होते क्या हैं, इस संशोधन के द्वारा क्या परिवर्तन किया जा रहा है, फैमिली कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। साथ ही इन टॉपिक्स पर हम एमसीक्यू को भी सॉल्व करेंगे। फोर्थ टॉपिक, अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, यानी कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो इंडिया की तरफ से वैश्विक परिपटल पर एक अपनी प्रतिबद्धताएं जाहिर की गई थी कि भैया जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो हमें एक देश के स्तर पर उसको सही करने के लिए कुछ काम करने की ज़रूरत है। तो हर राष्ट्र ने क्या कहा कि मैं इतना करूँगा और मैं इतना करूँगा, तो भारत ने भी कहा कि हम इतना करेंगे। लेकिन हाल ही उन्होंने अपनी प्रतिबद्धताओं को और ऊंचा कर दिया और बढ़ा दिया है। तो वो नई प्रतिबद्धताएं क्या हैं, पुरानियों से अलग कैसे हैं, इसको हम समझेंगे। और इस टॉपिक का लिंक हमारा वापस से टॉपिक नंबर 2 से हो जाएगा।
ठीक है। इसके बाद आदर्श किराएदारी अधिनियम 2021, ये भी एक, आज हम एक्चुअली बहुत सारे जो है विधेयक पढ़ने वाले हैं, तो ये भी एक है, इसको भी समझेंगे। इसके अंदर क्या प्रावधान है, किराएदारों के हितों के साथ साथ जो मकान मालिक है उनके हितों के प्रति भी गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा काम करने का प्रयास कर रही है, राइट। तो इसके प्रोविजंस को हम समझेंगे। देन हमारा छठा टॉपिक, भारत में नए रामसर स्थल। अभी हमने कुछ दिन पहले भी पढ़ा था कि 5 जो साइट्स है भारत के जो आर्द्रभूमिज है उनको जो इंटरनेशनली इंपॉर्टेंस वेटलैंड का दर्जा दिया गया है। अभी फिर से कुछ नए वेटलैंड्स को ये दर्जा दिया गया है, उनके नाम और वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं ये हमें याद होना चाहिए। देन इसके बाद देखिए हमारा 7वां टॉपिक हो जाएगा, काफ़ी एक प्राउड मोमेंट आप कह सकते हैं। भारत में जो अमेरिकी नौसेना का जहाज है उसकी पहली बार मरम्मत की गई है। तो जो हमारी शिपिंग इंडस्ट्री है और साथ में जो हम डिफेंस के अंदर एक आत्मनिर्भरता पर जाने की बात कर रहे हैं, उसके लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। काफ़ी उत्साह इस न्यूज़ के बारे में देखने को मिला था। देन हम देखेंगे कि खाद्य सुरक्षा और लैंगिक समानता पर एक रिपोर्ट जो है रिलीज की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि आदमियों की तुलना में महिलाओं को भुखमरी ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। तो रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है, क्या कुछ फाइंडिंग्स हैं, इनको हम समझेंगे। नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट बट आपको पता होना चाहिए। देन इसके बाद लीजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल, इसका एक सफलतापूर्वक परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। ये मिसाइल क्या है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए इसी जोश के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और एक एक करके आसानी से चीज़ों को समझते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है खनिज सुरक्षा भागीदारी। देखिए न्यूज़पेपर में आया था, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस में, जिसमें एक्सप्लेन किया गया था कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, और जो इंडिया है वो बेसिकली ग्लोबल अलायंस जो बन रहा है इसके लिए, उसको ज्वाइन करने के लिए इतना उत्सुक क्यों है, राइट। तो सबसे पहले तो देखिए ये जो खनिज सुरक्षा भागीदारी है इसका हमें पता हो तो मैं आपको बताती हूँ कि जो 70% रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उनके भंडार कहीं ना कहीं चीन में मिलते हैं। तो यानी कि अगर हमें रेयर अर्थ मटेरियल्स चाहिए किसी भी चीज़ के लिए तो हमें उसके लिए चीन पर डिपेंड होना पड़ेगा। अब हमें इस बात से इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि हमें ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाहिए कहाँ होते हैं। तो नियरली जितनी भी आधुनिक तकनीकें दिन पर दिन जो है आविष्कारित होती जा रही हैं उन सब में हमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूज़ पड़ता है। मोबाइल फ़ोन्स हो, आपके कंप्यूटर्स हो, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बना रहे हो, आप डिफेंस में एयर स्पेस की बात कर रहे हो, लड़ाकू विमान बना रहे हो, या फिर आपके जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं यदि उनकी बैटरीज भी आप बना रहे हैं तो भी आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि कोई भी देश अगर अपने आप को अत्याधुनिक बनाने की राह की ओर अग्रसर है तो उसको रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। अब ये कहाँ पे ज़्यादा है, ये चीन पे ज़्यादा है। अभी कुछ टाइम पहले कोविड-19 आ गया था। कोविड-19 की वजह से इंटरनेशनल जो ट्रेड हो रहा था उसमें बाधाएं देखने को मिली थी। तो यानी कि कंट्रीज़ को ये बहुत ज़ोरदार तरीके से रियलाइज़ हुआ कि एक तो अगर आपूर्ति श्रृंखला में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें कोई चीज़ नहीं मिलेगी, दूसरा चीन पर अगर हमारी डिपेंडेंसी ज़्यादा रहेगी तो चीन हमें दादागिरी ज़्यादा दिखा पाएगा। तो हमें चीन का एक ऑल्टरनेट बनाना है। चाइना +1 एक पॉलिसी हमें फॉलो करनी है, मतलब चाइना के अलावा भी कोई और हो। इसी विजन को ध्यान में रखते हुए अमेरिका और उसके कुछ सहयोगी देशों ने ये पार्टनरशिप बनाई है जिसमें वो लोग रेयर अर्थ एलिमेंट्स की आपूर्ति आपस में ही सुनिश्चित करने पर काम करेंगे। तो कौन कौन से कंट्रीज हैं, टोटल 11 है। एक अमेरिका है, बाकी 10 ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन आयोग। ठीक है, इन्होंने खनिज सुरक्षा भागीदारी इसकी जो है शुरुआत की है। क्योंकि है उद्देश्य आपको समझ में आ गया, राइट। अब देखिए ये क्या है कि नए जो अवसर हैं उनको जनरेट करना और साथ में जो निजी क्षेत्र से इन्वेस्टमेंट है इसको भी उत्प्रेरित करना है। सिर्फ गवर्नमेंट के लेवल पर नहीं, प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट पर भी काम किया जाए। ठीक है, जो ये नया समूह है ये जैसे कोबाल्ट हो गया, निकेल और लिथियम, ऐसे खनिज जो बेसिकली दुर्लभ मृदा खनिजों में आते हैं, इन पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। देखिए जो आप कह रहे हैं हमारे जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वो टोटल 17 हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता दूंगी। इसके अलावा जो कोबाल्ट, निकेल और लिथियम है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं, राइट। जैसे लिथियम इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी बनाने के लिए
बहुत ज़्यादा उपयुक्त होता है। अगर आप बैटरी बना रहे हैं और बेहतर बैटरी बना रहे हैं तो लिथियम ही आपके पास एक ऑप्शन है। और चूंकि अधिकतर देशों के पास ये मेटल्स उपलब्ध नहीं है तो उन्हें उनके ऊपर निर्भर होना पड़ता है जहाँ ये है, ठीक है। और चुनिंदा ही कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर ये उपलब्ध होती हैं, राइट। और चाइना तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स के मामले में बहुत टॉप पर है, इसलिए ये सारी चीज़ें जो है हो रही हैं, ठीक बात है। अब बात आती है कि ये फिर रेयर अर्थ एलिमेंट्स एग्जैक्टली होते क्या है। तो देखिए, जो ये पृथ्वी की ऊपरी सतह है, जो अपर क्रस्ट पृथ्वी का होता है, वहां पर पाए जाते हैं। टोटल 17 होते हैं। हिंदी में इनको दुर्लभ मृदा धातुएं या दुर्लभ मृदा तत्व ये बोला जाता है, राइट। देखिए, ये ऐसे खनिज तत्व है जो आधुनिक युग में जो महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां हैं, राइट, उनकी बुनियाद है। और इनकी कमी से बेसिकली आपूर्ति श्रृंखला पर काफी अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है, यानी कि ये फंडामेंटल है हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के लिए, राइट। अब देखिए, बचपन में आपकी काफ़ी पिटाई हुई होगी जब आपको एक पीरियोडिक टेबल रटवाया गया होगा। भाई मेरी तो काफ़ी पिटाई हुई है। तो वो पीरियोडिक टेबल याद करना बड़ा मुश्किल था। डिफरेंट ट्रिक्स आज भी नेट पर प्रचलित है उसको याद करने के लिए। तो उसी पीरियोडिक टेबल पर आ जाइए। उसी पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी इसको हिंदी में बोलते थे। 15 जो लेथेनाइट्स हैं, ठीक है, जो बेसिकली Z57 से लेके 71 तक का ग्रुप बनाते हैं। और जो स्कैंडियम है, ठीक है, जिनकी परमाणु संख्या 21 है, और जो यट्रेबियम है जिसकी परमाणु संख्या 39 है, इसके नाम से जाने जाते हैं, राइट। तो आपको इनकी परमाणु संख्या याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद हो लेथेनाइट्स जो है, स्कैंडियम्स जो है और यट्रेबियम्स जो है, ये बेसिकली रेयर अर्थ एलिमेंट्स के रूप में जाने जाते हैं, ठीक बात है। अब ये जो हमारे दुर्लभ मृदा तत्व है, इनको बेसिकली 2 ग्रुप्स में बांटा गया है, एक हल्के और एक भारी। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में जो हल्के दुर्लभ मृदा तत्व है वो तो फिर भी मिल जाते हैं। हैवी वाले जो है उनकी कमी है और उनके लिए हम डिपेंड है दूसरी कंट्रीज पे। जैसे जो लिथियम है, सीरियम है, नियोडिमियम है, प्रोजोडिमियम है, सेमेरियम है, ये कुछ क्या है, ये हल्के हैं और ये भारत में पाए जाते हैं। वहीं जो कुछ हैवी वाले हैं जैसे डेस्पोर्सियम, टेर्बियम, यूरोपियम, ये जो अन्य तत्व है ये भारतीय निक्षेपों में उपलब्ध नहीं है। देखिए, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी मुश्किल है, आई डोंट नो मैंने अगर सही प्रोनाउंसिएट किया है या नहीं, लेकिन याद कर लीजिएगा क्योंकि यूपीएससी देखिए कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। उन्होंने जैसे एक बार 5-6 मेटल्स दे दिए थे जिसमें से उन्होंने पूछ लिया था कि कौन सा जो है इसमें यूज होता है, तो वो पूछ लेते हैं, तो नाम याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, चीन जो है वैश्विक उत्पादन में अनुमानित 70% का हिस्सा जो है इन दुर्लभ मृदा तत्वों का रखता है और प्रमुख उत्पादकों में से एक के रूप में जाना जाता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। अब इन खनिजों को लेके जब इतना हल्ला है मचा तो इनका महत्व भी हमें पता होना चाहिए। बेसिक हिंट मैं आपको दे चुकी हूँ। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में प्रयुक्त होने वाली जो बैटरियां हैं उसके लिए कोबाल्ट, निकेल और लिथियम इन जैसे खनिजों की आवश्यकता होती है। 200 से अधिक जो उपभोक्ता उत्पाद है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो हैं, जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे मोबाइल फोन, इसके बिना तो जीवन ही अधूरा है सबका, ठीक है, कंप्यूटर, आपकी हार्ड ड्राइव, इसके अलावा आपके इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन जो है, सेमीकंडक्टर्स है, फ्लैट स्क्रीन टीवी है, मॉनिटर्स है, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन सब में इनका यूज होता है, राइट। इसके अलावा एयरोस्पेस में, संचार और रक्षा उद्योग में भी जो है ये खनिजों पर काफी निर्भर है। जैसे लड़ाकू जेट, ड्रोन, रेडियो सेट, इन जैसे महत्वपूर्ण उपकरणों के निर्माण में जो हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं ये बेसिकली यूज होते हैं, राइट। तो इसका महत्व आपने ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। अब मुझे उम्मीद है कि चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अच्छा, भारत के बारे में एक और चीज ध्यान रखिएगा कि भारत पहले अभ्रक का एक बहुत बड़ा उत्पादन करता था। अभ्रक का पहले काफी यूज होता था, ठीक है, इन सारी चीजों में, लेकिन धीरे धीरे अभ्रक के सप्लीमेंट्स आ गए, कोई और चीजें आ गई। जैसे आप देखिए आज लिथियम आ गया है ना। लिथियम आयन से पहले कौन सी बैटरीज चलते थे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब अभ्रक रिलेवेंट नहीं रहा तो भारत भी रिलेवेंट नहीं रहा,
ठीक है, और उसकी जगह जो है अब चीन ने ले ली है। लेकिन अगर कल को हमें इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स का या तो कोई ऑल्टरनेट मिल जाए, जैसे ये ग्रुप अभी बना है, ठीक है, या फिर अगर हमारे यहाँ नेचुरली रूप से नहीं मिलता है तो हम लैब में बना लें, ऐसा हो जाए तो हमारी चीन पर निर्भरता काफ़ी कम हो जाएगी। और जब आपकी दूसरी कंट्रीज़ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए निर्भरता कम हो जाती है तो आप उनके एट पार आ जाते हैं, आपको उनके से दब के नहीं रहना पड़ता। ठीक बात है। तो इसका मतलब इंडिया को ये चाहिए, अगर मेंस में आपको ये लिखने को आ जाता है कि या तो वो उन कंट्रीज़ के साथ समझौते करें जहाँ पर इन खनिजों की उपलब्धता है, ठीक है, या फिर अपने यहाँ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का निर्माण करें, ऐसी विशेषज्ञता अर्जित करें कि जो उपलब्ध है उसी से नई नई चीज़ें बनाई जाए, राइट। तो ये कुछ चीज़ें जो है भारत को करनी पड़ेंगी। तो चलिए, ये तो बात हो गई टॉपिक की। अब इस पर एक प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं, जो खनिज सुरक्षा भागीदारी है इसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इन पर आपको क्या है विचार करना है। पहला कह रहा है, चाइना प्लस वन रणनीति के हिस्से के रूप में जो पश्चिमी देशों का एक समूह है उनके द्वारा प्रमुख औद्योगिक आपूर्तियों को सुनिश्चित करने के लिए चीन का विकल्प विकसित किया जा रहा है। वीडियो की स्टार्टिंग में जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था तो आई थिंक यही बताया था, तो दिस इज़ अ राइट स्टेटमेंट। भाई इसीलिए तो कर रहे हैं कि हम चीन के अलावा भी एक जो है हमारे पास सोर्स हो, तरीका हो, तो ये सही हो जाएगा। फिर ये कह रहा है, जो भारत यानी कि इंडिया है इस मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप व्यवस्था का क्या है, हिस्सा है। अब वापस देखिए, हमारी जो न्यूज़पेपर कटिंग थी वो क्या कह रही थी, न्यूज़पेपर में क्या एक्सप्लेन किया गया था, व्हाई इज इंडिया कीन टू जॉइन अ ग्लोबल अलायंस टू इंश्योर देयर सप्लाई। भारत क्यों उत्सुक है ज्वाइन करने के लिए, मतलब भारत पार्ट नहीं है, अभी राजनयिक प्रयास किए जा रहे हैं इसका पार्ट बनने के लिए। लेकिन भारत की राह में रोड़ा क्या आया है, वो ये आया है कि एक तो भारत के पास जापान की तरह विशेषज्ञता नहीं है इस सेक्टर में, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया कनाडा की तरह ये हमारे यहाँ मिलते नहीं है, उनके यहाँ तो रिजर्व्स है, तो ना तो हमारे पास विशेषज्ञता है ना हमारे पास चीज़ है, तो फिर हमें ग्रुप में शामिल क्यों किया जाएगा, राइट। तो भारत अभी प्रयास कर रहा है, इसका हिस्सा नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर ये कह रहा है, अगर विश्व स्तर की बात की जाए तो ब्राज़ील और रूस का नाम मैंने क्यों लिया है, क्योंकि रूस सबसे ज़्यादा न्यूज़ में है। रूस के पास चीन के बाद सबसे बड़े क्या है, दुर्लभ पृथ्वी भंडार अवस्थित है। क्या ऐसा है? यस, दिस इज़ अ राइट स्टेटमेंट। लगभग थर्ड नंबर पर ये दोनों कंट्रीज आती है अगर इस तरह के तत्वों के भंडार की बात की जाए। इसके बाद भारत का भी चौथा पांचवा नंबर आता है अगर रिसेंट डाटा की बात की जाए। एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, जिनके पास भंडार है और जो उत्पादन कर रहे हैं इसमें डिफरेंस हो सकता है मेरे पास भंडार तो हो लेकिन अभी उस भंडार को एक्सट्रैक्ट करने की, उसको खनन करने की मेरे पास टेक्नोलॉजी ना हो, मैंने शुरू ना किया हो, तो हम रिजर्व की बात कर रहे हैं, हम प्रोड्यूसर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक बात है। तो दिस इज अगेन अ राइट स्टेटमेंट। अब ये पूछ रहा है कौन सा सही है, हमारा दूसरा गलत है, पहला और तीसरा सही है। कहाँ दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक बात। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, टॉपिक नंबर 2, ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022। अभी देखिए 8 अगस्त की ये न्यूज़ है, 14-15 घंटा पहले की ही, कि लोकसभा के द्वारा बेसिकली इसको पारित कर दिया गया है। उद्देश्य क्या है, तो स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है, क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना है। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, भारत के जो जलवायु परिवर्तन के प्रति अपनी प्रतिबद्धताएं हैं, जो भारत कह रहा है कि हम इस क्लाइमेट चेंज को कम कर दे में अपना योगदान देंगे, उन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में ये हेल्प करेगा। कैसे करेगा समझते हैं। देखिए, इसके तहत ऊर्जा या एनर्जी के लिए जो क्रूड ऑयल है या जो जितने भी जीवाश्म ईंधन सोर्सेज हैं, उनके अलावा जो हरित हाइड्रोजन है, जो हरित अमोनिया है, ठीक है, जो बायोमास है जिसको हमने पढ़ा भी था बहुत डिटेल में, इथेनॉल है, इन जैसे सोर्सेज का प्रावधान किया गया है। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब ये कह दिया है कि भाई आप जो कंपनीज हैं, आप जो आवासीय बिल्डिंग्स भी हैं, आप जो बिजली की खपत कर रहे हैं जो कि जीवाश्म सोर्सेज
से मिल रही है, उसके बजाय आप गैर जीवाश्म रिन्यूएबल जो सोर्सेज है उनसे भी कुछ हिस्सा लेकर बिजली का उसकी खपत कीजिए, ताकि हम क्या है क्लाइमेट चेंज के प्रति अपना कुछ योगदान दे सके। तो इन सब को बेसिकली क्या है अलाउ किया जा रहा है कानून के तहत। इसके अलावा विधेयक एक कार्बन बचत प्रमाण पत्र जारी करने का भी सिस्टम देता है, और ये सारे परिवर्तन पेश करते हुए ये एक्चुअली में जो हमारा पुराना विद्युत संरक्षण अधिनियम 2001 था उसमें संशोधन करता है। अब से पहले इस वाले एक्ट में 2010 में भी संशोधन किया गया था और अब जो है 22 में कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें इस विधेयक के प्रमुख प्रावधान पता हो तो देखिए, ऊर्जा के नॉन फॉसिल जो सोर्सेज हैं उनके इस्तेमाल की बाध्यता है। सरकार कानूनी रूप से आपको बाध्य कर रही है। क्या कह रही है, ये जो विधेयक है ये इस एक्ट में जो हमारा पुराना एक्ट है इसमें बेसिकली जोड़ता है कि सरकार किसी भी निर्दिष्ट उपभोक्ता से ये अपेक्षा करती है कि ऊर्जा खपत का एक न्यूनतम हिस्सा नॉन फॉसिल सोर्सेज से प्राप्त करे। कल को सरकार बड़ी बड़ी कंपनीज को ये कह सकती है कि आपके ऑफिस में ये जो 200 यूनिट बिजली खर्च कर रहे हैं आप लोग फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें से 40 यूनिट बिजली अब आपने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से ली हुई खर्च करनी है और ये आप पे बाध्यता है। ऐसा करने की पावर ये संशोधन सरकार को दे देता है, राइट। फिर उसके बाद देखिए वो निर्दिष्ट उपभोक्ता कौन कौन होंगे। भाई किसको सरकार ऐसा कह सकती है, उद्योग जैसे खनन वाले, स्टील, सीमेंट उद्योग बहुत ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं ग्रीन हाउस एमिशन के लिए जिम्मेदार है। टेक्सटाइल हो गया, रसायन और पेट्रो रसायन हो गया। इसके अलावा रेलवे सहित जो परिवहन के क्षेत्र है, भाई ट्रांसपोर्ट का जितना भी एरिया है इससे बहुत धुआं निकलता है ना, तो इसको भी। इसके अलावा जो व्यावसायिक इमारतें हैं जैसे कि अनुसूची में दिया गया होगा, एक लिस्ट बना दी है, उसमें जिन व्यावसायिक इमारतों के नाम दे दिए गए होंगे, जिस तरह के व्यवसायों के नाम दे दिए गए होंगे, इन सब को सरकार कभी भी कह सकती है कि इतने नंबर ऑफ यूनिट बिजली जो आप खर्च करोगे वो रिन्यूएबल सोर्सेज से आनी चाहिए, राइट। दूसरा ये क्या कहता है, अगर आप नॉन फॉसिल सोर्सेज से ऊर्जा उपभोग की अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर पाओगे, अगर आपको कहा है 40 यूनिट रिन्यूएबल से आना चाहिए, आप नहीं कर पाए तो आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है 10 लाख रुपए तक का, और ये डिपेंड करेगा कि कितना आप उस चीज को नहीं कर पाएंगे। अगर ज्यादा नहीं कर पाएंगे तो ज्यादा जुर्माना भी हो सकता है। फिर देखिए कार्बन ट्रेडिंग, मैंने आपको बताया ना कार्बन बचत प्रमाण पत्र का भी एक सिस्टम ये लेकर आता है। क्या होगा एक बात बताइए, दो कंपनीज हैं, कंपनी ए कंपनी बी, दोनों को बोला गया है कि आपने क्या करना है 100 यूनिट जो बिजली है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से लेके आनी है। कंपनी ए ने 150 यूनिट जो है रिन्यूएबल से ले लिया, उन्होंने नई नई टेक्नोलॉजीज पे काम किया। कंपनी बी पुराने ही जो है हालातों पे चल रही है और किसी कारण से वो केवल 50 यूनिट ही जो है कर पाई है। इसके पास 50 यूनिट कम है, अगर ये नहीं उसको पूरा करेगी तो जुर्माना देना पड़ेगा। इसके पास 50 यूनिट एक्स्ट्रा है, इसने ज़्यादा जो है रिन्यूएबल एनर्जी से यूनिट अपनी यूज़ कर ली है, तो ये इस 50 को किसी को बेच सकती है। इसके पास एक कार्बन बचत प्रमाण पत्र जो है सरकार दे देगी कि हाँ आपने इतना जो है बचाया है, जितना आपको करना था उससे ज़्यादा आपने किया है, तो जो आपने सरप्लस किया है वो आप किसी को बेच सकते हैं और वो कोई और खरीद सकता है, बदले में आपको क्या है पैसा मिल जाएगा। तो सिस्टम के लिए क्या है गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा एक ला दिया है। क्या कह रहे हैं, विधेयक सरकार को ये अधिकार देता है कि वो कार्बन ट्रेडिंग स्कीम को निर्दिष्ट करे, किस तरह ये काम करेगी, ऐसा जो है सरकार को अधिकार दे दिया है। या तो केंद्र सरकार या फिर कोई अधिकृत एजेंसी इस योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड और उसका अनुपालन करने वाली जो संस्थाएं होगी उनको क्रेडिट सर्टिफिकेट्स जारी जो है कर सकती है, राइट, ये दिया जा सकता है। फिर देखिए इमारतों के लिए ऊर्जा संरक्षण संहिता पहले वाले एक्ट में थी, उसको रिप्लेस कर दिया गया है ऊर्जा संरक्षण और टिकाऊ भवन संहिता से। ठीक है, कोड ले आए हैं, कौन सा है, ऊर्जा संरक्षण और टिकाऊ भवन संहिता बेसिकली ले आए हैं। तो आवासीय भवनों पर भी अब ये लागू होगा। तो इस एक्ट के तहत जो ऊर्जा संरक्षण संहिता थी वो निम्नलिखित इमारतों पर लागू होती है। एक तो अधिसूचना के बाद अगर कोई निर्मित हुई है बिल्डिंग, ठीक है, अगर 100 किलोवाट का न्यूनतम कनेक्टेड लोड वाली कोई बिल्डिंग है या 120 किलोवाट एम्पियर के कॉन्ट्रैक्ट लोड वाली कोई बिल्डिंग है। दिस इज अ टेक्निकल टर्म्स, यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट, बट हाँ पता हो कि ऐसा कहा गया है।
इसके अलावा देखिए विधेयक ये भी कहता है कि ये जो नई ऊर्जा संरक्षण और टिकाऊ भवन संहिता है ये कार्यालय और आवासीय इमारतों पर भी लागू होगा। राइट, अब जो नई संहिता बनाई जा रही है तो सरकार के पास अधिकार है कि ना केवल ऑफिशियल बिल्डिंग्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स, बल्कि जो आवासीय बिल्डिंग्स हैं जिनमें लोग रहते हैं वहां पर भी हो सके। और विधेयक ये भी कहता है कि राज्य सरकारों को ये अधिकार है कि इस लोड की सीमाओं को कम कर दे। भाई यहाँ पे 100 किलोवाट लिखा हुआ है, राज्य सरकार के पास ये अधिकार होगा कि अपने राज्य में वो शायद 90 किलोवाट वाली बिल्डिंग पर ही संहिता लागू करा दे, तो ये वाला अधिकार राज्य सरकार को दे दिया गया है। ठीक बात है, इतना आप समझ गए। इसके अलावा जो वाहन है, जो जलयान है, उनके लिए भी मानदंड दिए गए हैं, यानी कि जो वाहन और जलयान होंगे उनको शामिल करके वो इस विधेयक का क्या है, दायरा बढ़ाता है। ट्रांसपोर्ट को भी इस बात के लिए जाना जाता है कि बहुत ज़्यादा एमिशन वो करता है, अब उसको भी लेकर आ जा। रेलवे पे तो पहले से ही काम चल रहा था कि रेलवे से कम एमिशन हो, लेकिन अब जो हमारे वाहन है और जो जलयान है उनको भी इसके दायरे में ले आया गया है। ठीक है, फिर देखिए SEREC को की रेगुलेटरी शक्ति। तो देखिए जो एक्ट है वो जो राज्य बिजली रेगुलेटरी आयोग है उनको एक्ट के अंतर्गत किसी दंड पर फैसला सुनाने की शक्ति देता है। राइट, और विधेयक इसमें ये जोड़ देता है, ये तो एक्ट ने ही कहा था कि जो राज्य बिजली रेगुलेटरी आयोग होंगे वो दंड देंगे। ये क्या जोड़ देता है कि ये जो आयोग होंगे ये अपने काम करने के तरीकों के बारे में भी रेगुलेशंस बना सकते हैं। राइट, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो BE है हमारी, ठीक है, जो हमारी BE है उसकी जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें भी कुछ चेंज किया है। इसमें पहले 20 से लेकर 26 सदस्य होते थे। क्या है ये? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ठीक है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। अब इसकी संख्या 30 से 37 के बीच कर दी है। तो दीज आर सम प्रोविजंस ऑफ द आप कह सकते हैं बिल। कुछ दिनों बाद ये एक्ट बन जाएगा, इसमें से कुछ समझ लीजिएगा, कुछ याद रख लीजिएगा, काम आपका बन जाएगा। प्रश्न किस तरह का आता है आइए समझते हैं। हाल ही में लोकसभा के द्वारा ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है। राइट, इस विधेयक के द्वारा किन उद्देश्यों को प्राप्त किए जाने का प्रावधान किया गया है? ठीक है भाई, ये जो विधेयक है इसके जो प्रोविजंस है वो किन लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे बताइए। जीवाश्म ईंधन के माध्यम से जो भारत में बिजली खपत होती है उसको पूर्णतः गैर जीवाश्म सोर्सेस से परिवर्तित करना, बताइएगा। फिर ये कह रहा है 2040 तक भारत के जो नेट जीरो लक्ष्य है इसको प्राप्त करना, फिर भारत में कार्बन बाजार को विकसित करना, और फिर स्वच्छ प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विदेशी निवेश को अत्यधिक बढ़ावा देना। अगर मैंने जो पढ़ाया है उससे आपने समझा है, उसके साथ थोड़ा सा आप कॉमन सेंस यूज करेंगे, और उसके साथ अगर आप मेरी वो वाली बात याद रखेंगे कि इसी के साथ भारत अपने जो अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस थे उनको भी प्राप्त करेगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाने की संभावना रखते होंगे। तो आपने मुझे बताना है कि कौन से उद्देश्य बेसिकली सही है। दीज आर योर ऑप्शंस। ठीक है, आप मुझे बताइएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक 2022। तो देखिए राज्यसभा द्वारा जो परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 है इसको पारित कर दिया गया है, ध्वनिमत से पारित किया गया था। ये बेसिकली क्या करता है, जो हमारा परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 था, फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 था, उसमें संशोधन करता है। बेसिकली क्या हुआ था, जो ट्रेडिशनल कोर्ट्स हैं उन पर काम का काफ़ी ज़्यादा दबाव था, और जो बेसिकली फैमिली से रिलेटेड कुछ झगड़े होते हैं, शादी ब्याह से रिलेटेड कुछ झगड़े होते हैं, कई बार उनमें सुलह मशवरा करके काम चल जाता है बिना किसी कानूनी कार्रवाई के। राइट, तो एक सोच रखी गई कि ट्रेडिशनल कोर्ट का बोझ कम किया जाए, और जो ये पारिवारिक झगड़े हैं इनके लिए एक अलग अप्रोच, एक सुलह मशवरा की एक अलग अप्रोच के साथ अलग एक सिस्टम जो है विकसित किया जाए। तो इस सोच के साथ फैमिली कोर्ट्स को लाया गया था। अलग अलग राज्यों में इन फैमिली कोर्ट्स को एस्टैब्लिश किया जाना था। उनको जो लीगल बैकिंग मिलनी थी वो हमारा जो फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 था उसके द्वारा मिलनी थी। ठीक है, लेकिन दो राज्य ऐसे थे, कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश और नागालैंड। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बाद में, इन्होंने मतलब कि ये समझिए बहुत लेट जाके जो है इस अधिनियम को, इस फैमिली कोर्ट्स को अपने यहाँ जो है स्टैब्लिश किया।
ठीक बात है। आप मान के चलेंगे कि नागालैंड में 2008 में और हिमाचल प्रदेश में 2019 में जो है फैमिली कोर्ट की स्थापना हुई। तो बेसिकली सवाल ये खड़ा हो गया कि आपके यहाँ ये जो फैमिली कोर्ट्स हैं क्या ये कानून के तहत आते हैं या नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार ने इनकी अधिसूचना को आप कह सकते हैं स्वीकृति नहीं दी थी। ठीक है, क्योंकि आपने काफी लेट एस्टैब्लिश किया, कानून आपका 1984 में आ गया था, राज्यों ने फैमिली कोर्ट बनाने थे, केंद्र सरकार की तरफ से हाँ बोली जानी थी और आपके यहाँ हाँ नहीं बोली गई थी। तो सवाल ये उठने लग गया कि नागालैंड और हिमाचल प्रदेश के जो फैमिली कोर्ट निर्णय दे रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं, क्या वो कानूनी है भी या नहीं, उनके फैसलों की कानूनी मान्यता है भी या नहीं। तो इसी एक असमंजस वाली स्थिति को ठीक करने के लिए, और इसीलिए मैंने कहा था केवल 2 राज्यों को ध्यान में रखकर ये संशोधन आया है, इसको जो है अभी लाया गया है। तो इसमें क्या किया गया है कि जो हिमाचल प्रदेश और नागालैंड है, यहाँ पे स्थापित जो फैमिली कोर्ट्स हैं उनको वैधानिक सुरक्षा जो है प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ठीक बात है। तो इस विधेयक में जो कानून की धारा 1 है उसकी उपधारा 3 है, वो हिमाचल और नागालैंड में परिवार न्यायालयों की स्थापना के लिए एक प्रावधान जो है शामिल करती है कि हाँ ठीक है यहाँ पे भी फैमिली कोर्ट है। दूसरा क्या है, पूर्वव्यापी रूप रेट्रोस्पेक्टिव रूप से मान्यता दे देती है ये जो भी इन राज्यों की सरकारों के तहत जो पारिवारिक अदालतें थी उन्होंने जो भी फैसले दिए हैं या ये जो अदालतें हैं, यानी कि दोनों राज्यों में अधिनियम के तहत सभी प्रकार की कार्यवाहियां जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति, परिवार न्यायालय द्वारा पारित आदेश और निर्णय भी है, उनको इन तारीखों से पूर्वव्यापी रूप से मान्य माना जाएगा। आज से पहले जब भी आप एस्टैब्लिश हुए थे तब से जो है आपको लीगलाइज कर दिया गया है इस संशोधन एक्ट के द्वारा। राइट, इतना इसमें आपको समझना था। अब फैमिली कोर्ट होता क्या है, तो जो फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 था इसके बारे में पढ़ते हैं। पारिवारिक न्यायालयों में बेसिकली पारिवारिक न्यायालयों को स्टैब्लिश करने के लिए, सुलह को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, और जो इस तरह के विवाद है उनका त्वरित निपटारा सुनिश्चित करने के लिए फैमिली कोर्ट्स को स्टैब्लिश किया जाए, इसके लिए ये एक्ट आया था। भाई देखिए, फैमिली में कोई झगड़ा हो गया है, नॉर्मल कोर्ट में तारीख पे तारीख सन्नी देओल वाली मिल रही है, तो वो पारिवारिक झगड़ा जो शायद समय रहते सुलझ सकता था वो खिंचता चला गया और एक रिश्ता, एक परिवार जो बच सकता था शायद वो बिखर गया। तो इनको एक तो जल्दी इनकी सुनवाई हो जाए, दूसरी हार्श कानूनी प्रक्रिया नहीं, एक सॉफ्ट जो है इसकी तरफ आप कह सकते हैं गेस्चर अपनाया जाए और सलाह देकर, मशविरा देकर, सुलह कराकर, मध्यस्थता कराकर मामले का निपटारा कराया जाए, ये इसका जो है उद्देश्य था। ठीक बात है, समझ गए। न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, तो जो राज्य सरकार है वो बेसिकली उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की सहमति से यहाँ पे जो है नियुक्ति करती है। इसके अलावा जो राज्य सरकार है वो जो समाज कल्याण के लिए काम करने वाली कुछ एजेंसियां हैं, ठीक है, सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में काम करने वाले कुछ व्यक्ति हैं, उनको मध्यस्थता और सुलह में मदद करने के लिए फैमिली कोर्ट से जोड़ने का प्रावधान कर सकती है। भाई ये जो एनजीओ टाइप के लोग होते हैं, जो समाज कल्याण के लिए काम करने वाली कुछ एजेंसीज होती हैं, ये बेसिकली फैमिलीज को बेटर तरीके से कन्वे कर पाती है, बेटर जो है रीजनल चीज़ों को ये समझते हैं, तो इनको अगर फैमिली कोर्ट के साथ जोड़ा जाएगा तो चीज़ें अच्छी हो पाएंगी। तो इसीलिए राज्य सरकार के पास ये अधिकार है कि वो निम्नलिखित संस्थाओं या व्यक्तियों को फैमिली कोर्ट में शामिल कर सकता है। कौन कौन? समाज कल्याण में लगे संस्थान या संगठन, परिवार के कल्याण को बढ़ावा देने वाला जो पेशा होता है उसमें संलग्न व्यक्ति, और समाज कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति। राइट, अब हम समझ गए। अब आइए इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के संदर्भ में आपको कुछ स्टेटमेंट पर विचार करना है। पहला है परामर्श और सुलह, 2 स्तंभों पर जो फैमिली कोर्ट से उनकी पूरी संरचना बनी है, बताइएगा। फिर ये कह रहा है जो अधिनियम है वो परिवार न्यायालय को जिला न्यायालय या अधीनस्थ सिविल न्यायालयों के समान अधिकार जो है देता है। भाई अगर कोई कोर्ट्स बन रहे हैं तो उनको कुछ तो राइट्स होंगे ही, है ना, और जितने भी आपके जो पारिवारिक मामले होते हैं ये आपके सिविल मामलों में आते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स तक बेसिकली जाते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में बताइएगा कि ये आपका स्टेटमेंट ठीक है या नहीं। फिर ये कह रहा है कि राज्य सरकार राज्यों के प्रत्येक क्षेत्र में 10 लाख से अधिक लोगों की अगर आबादी है वहां पर, या जहां राज्य को आवश्यक लगे वहां पर राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल और जो उच्चतम न्यायालय है इनके परामर्श के बाद परिवार न्यायालयों की स्थापना करेगी।
ठीक है, अब ये वाला स्टेटमेंट है, तो ये जो है आपको बताना है। तो पहला क्या होगा, क्या इन दो पिलर्स पर ये बना हुआ है। दूसरा हो गया, क्या इनको जिला न्यायालय अधीनस्थ सिविल कोर्ट का अधिकार एक्ट देता है। और दूसरा, जो राज्य सरकार है वो हर क्षेत्र में क्या जो है जब फैमिली कोर्ट को स्टैब्लिश करेगी तो हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर की परमिशन के बाद ही ऐसा करेगी। ये जो है आपने बताना है। पूछा गया है कौन सा असत्य नहीं है। क्या पूछा गया, कौन सा असत्य नहीं है। असत्य नहीं है यानी कि गलत नहीं है, यानी कि सही पूछा गया है। ये कई बार बहुत कंफ्यूज कर देता है। तो देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, राइट है, क्योंकि बेसिकली परामर्श सुलह पर ये काम करता है। ये वाला भी राइट है। एक्ट बेसिकली इनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और जो हमारे सब ऑर्डिनेट सिविल कोर्ट होते हैं उनके समान अधिकार देता है। ये बेसिकली गलत है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय का कोई मतलब नहीं बैठता है। क्या हर राज्य में फैमिली कोर्ट एस्टैब्लिश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेंगे? भाई हाई कोर्ट भी तो है, हाई कोर्ट से भी तो परामर्श ले सकते हैं ना। और गवर्नर का रोल यहाँ पे सच कुछ डायरेक्ट है नहीं। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। अब पूछा गया है असत्य नहीं है, यानी कि सही कौन सा है। पहला और दूसरा सही है, तो असत्य कौन सा नहीं है, सी, केवल 1 और 2 हमारा आंसर हो जाएगा। राइट। अब बात करते हैं टॉपिक नंबर 4 की, अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान। हाल ही में देखिए, जो प्रधानमंत्री जी मोदी हैं वो ग्लासगो में जो हमारा कॉप 26 हुआ था, बेसिकली वहां पर गए थे। वहां पर उन्होंने क्या किया है, जो हमारे नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस थे उसमें कुछ चेंज किया है, कुछ नए लक्ष्यों को लेकर आए हैं। जैसे पहला लक्ष्य उन्होंने कहा कि 2030 तक भारत अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 50 गीगावाट तक ले आएगा, यानी कि सोलर एनर्जी से, बायोमास से, विंड पावर से, इन सारे जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से, इनसे हम 500 गीगावाट एनर्जी का उत्पादन करेंगे 2030 तक। दूसरा उन्होंने कहा, जो ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं इन्हीं के माध्यम से हम अपनी जो बिजली की मांग है उसका 50% पूरा करेंगे। तीसरा उन्होंने कहा कि जो हमारी इकोनॉमी है उसकी जो कार्बन इंटेंसिटी है, कार्बन तीव्रता है, उसको 45% तक कम करेंगे। चौथा उन्होंने ये कहा कि 2030 तक जो कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन है, जो कार्बन एमिशन हम कर रहे हैं, उसमें 1 अरब टन की कमी करेंगे। पांचवा उन्होंने कहा कि 2070 तक देश में नेट जीरो कार्बन लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। जब उन्होंने ग्लासगो में इन 5 प्रतिबद्धताओं को, पंचामृत इनको बोला गया, इनको जाहिर कर दिया, तो अब देश के लेवल पर इनको भैया फाइनली परमिशन देने की जरूरत थी या नहीं थी। तो सेम बात हुई कि जो हमारी मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल है, उन्होंने UNFCCC में जो भारत के नए नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन से इनको क्या है, मंजूरी दे दी है। राइट। तो देखिए क्या कहा गया, तो भारत अब क्या करेगा, सकल घरेलू उत्पाद के बदले जो उनकी उत्सर्जन तीव्रता है उसको 2005 के स्तर से 2030 में 45% कम कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए हमारी जो अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था को ऐसा बनाए रखने के लिए हम 100 जितना जो है कार्बन इंटेंसिटी यूज करते हैं, उसको 45% अब हम कम कर देंगे, जितना भी लेवल 2005 में था। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि जो हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है वहां से अपनी बिजली का जो है 50% तक लेकर आएंगे। बाकी कोयला वोयला से आ जाएगा, लेकिन 50% हमारा अच्छी एनर्जी सोर्सेस, क्लीन एनर्जी सोर्सेस से आएगा। ये हुआ। इसके बाद विवाद ये उठने लग गया कि भैया आपने सिर्फ 2 को मंजूरी दी है, ये जो 500 गीगावाट तक आपने लेकर आना था, क्या आपने ये लक्ष्य ड्रॉप कर दिया है? तो फिर सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया कि नहीं, 500 गीगावाट वाला भी हम जो है करेंगे, फिलहाल इन 2 को जो है परमिशन दी गई है। ठीक है। तो मैंने आपको बार बार बोला ये अद्यतन है, ये न्यू है, सरकार नए लेकर आई है। तो पुराने क्या थे, तो देखिए 2015 में UNFCCC में जब भारत ने अपने NDC जो है लक्ष्य प्रस्तुत किए थे, तो उन्होंने कहा था कि 2030 तक हम 3 मात्रात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। कौन कौन से? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से हम बिजली जो है अपनी स्थापित क्षमता का 40% करेंगे, इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 50%। तो चेंज हो गया ना। दूसरा क्या कहा था, 2005 के स्तर की तुलना में हमारे GDP में जो जितनी भी उत्सर्जन तीव्रता है उसको 33 से 35% तक कम करेंगे। अब कितना कह दिया, 45% तक कम करेंगे। तो हमने क्या है, चीजों को नया कर दिया। तो 2 बातें आपने इसमें समझी।
पहले जब हमारा यूएनएफसीसीसी के अंदर एनडीसी गया था तो वहां पे हमने क्या टारगेट रखे थे। अब ग्लासगो में जो हुआ उसमें हमने अपने टारगेट्स अपडेट कर दिए, टोटल 5 हम लेकर आए। उस 5 को भी पंचामृत के नाम से जाना जाता है। उस 5 में से भी 2 को अभी केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उन्होंने मंजूरी दे दी है। टारगेट जो नए वाले हैं उनको याद कर लीजिएगा, ठीक बात है, ये आप अच्छे से समझ गए। इसके अलावा हमने क्या कहा था कि भैया करीब 2.5 से 3 बिलियन टन जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके लिए अतिरिक्त कार्बन सिंक का हम निर्माण करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वन और पेड़ लगाकर। जो वन है, जो ट्रीज है, वो कार्बन डाइऑक्साइड सोख करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो जितने हम पेड़ लगाएंगे उतना मतलब हम कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक जो है पेड़ों में ले जाएंगे, उतनी कार्बन कम हो जाएगी। तो ये भी हमने कहा है। इसके अलावा एक नया जो है उन्होंने लक्ष्य जोड़ा है स्वस्थ और टिकाऊ जीवन शैली को लेकर। उसका नाम उन्होंने दिया है लाइफ, और ये क्या है, पर्यावरण के लिए जीवन शैली है, ठीक है। और इसको भारत के एनडीसी में एक नए लक्ष्य के रूप में जोड़ा जा रहा है। यानी कि लाइफ एक ऐसा दृष्टिकोण है, हम एक ऐसा जीवन जिए, एक ऐसी जीवन शैली अपनाए जो इस धरती के, इस प्रकृति के अनुरूप हो। जैसे प्लास्टिक ना यूज करें, राइट, जो पेड़ पौधे हैं उनको ना काटे, पेपर को हम ज्यादा जुडिशली यूज करें, क्योंकि पेपर किससे बनता है, पेड़ों को कट के बनता है। तो उस चीज को बचाएं, वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करें, इलेक्ट्रिसिटी को बचाने की कोशिश करें, चीज़ों का जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें रिसाइकल रीयूज़ वाले सिद्धांत पर काम करें। ये सारी की सारी चीज़ें लाइफ में जो है आ जाती है। तो लाइफ क्या है इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक बात है, ये आप समझ गए। अब नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन से ये होते क्या है, बेसिक्स तो पता हो। कई बार हो जाता है मैम तब से बोले जा रही हो एनडीसी पुराने थे, एनडीसी नए हो गए, एनडीसी होते क्या है। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये विश्व में हर कोई मानता है, ठीक है। इसके बाकायदा प्रूफ्स है, जैसे कि आप बाढ़ और गर्मी एक ही देश में एक साथ देख सकते हैं। तो हर देश ने ये कहा कि हम राष्ट्रीय स्तर पर क्या योगदान करेंगे इसको निर्धारित कर देते हैं, हम बता देते हैं कि हम ये करेंगे, ताकि वर्ल्ड फिर चेक कर सके कि हम क्या कर पा रहे हैं क्या नहीं कर पा रहे हैं। तो हर कंट्री ने वहाँ पर एक नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस अपने जो है पेश किए थे, जिसमें बता दिया था हम 2030 तक इतनी कार्बन कम करेंगे, 2030 तक ये लक्ष्य प्राप्त करेंगे। तो ये हमारे एनडीसी है। अनुमान ये है कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्धारित योगदान है इनको बाकायदा अच्छे से कर लिया जाए तो जो पूर्व औद्योगिक स्तर के सापेक्ष 2100 तक आ जाएगा, जो हमारा तापमान है उसमें 2% की कमी आएगी। यानी कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल का जो तापमान को हम 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने की बात कर रहे हैं वो वाला लक्ष्य हम अचीव कर पाएंगे, राइट। तो इसको क्या है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा एक और बात ध्यान रखिएगा, ये जो आपके एनडीसी है ये ऐच्छिक है, कोई कानूनी बाध्यताएं नहीं है, आपकी मर्जी है, करना चाहें तो कर लीजिए। अब ये सारा का सारा जो भी खेल था ये किसके अंदर हो रहा था, ये यूएनएफसीसीसी के अंदर हो रहा था। तो क्वेश्चन जो मैंने बनाया है वो यूएनएफसीसीसी पर बनाया है। तो क्या है यूएनएफसीसीसी, जो कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन है। ये क्या है, ये एक रियो कन्वेंशन है जो 1992 में रियो अर्थ समिट में सिग्नेचर के लिए प्रस्तुत किए गए 2 कन्वेंशन में से एक है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, 2 कन्वेंशन उस टाइम पर सिग्नेचर के लिए ओपन किए गए थे रियो समिट के तहत। एक आपका यूएनएफसीसीसी था और दूसरा आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी था, राइट। तो ये वाला स्टेटमेंट ठीक है, याद कर लीजिएगा। फिर ये कह रहा है कन्वेंशन के तहत जो अनुलग्न वन है उसमें शामिल देश आर्थिक सहयोग और विकास संगठन से संबंधित है। देखिए कन्वेंशन में 2 एनेक्सर, 2 लिस्ट रखी गई, एक एनेक्सर 1 एक एनेक्सर 2। एनेक्सर 1 में आपकी इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज है जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, जो आज जलवायु परिवर्तन के लिए ज्यादा उत्तरदायी है। उन लोगों को ये कहा गया कि आप जो एनेक्सर 2 में कंट्रीज है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज है उनको फाइनेंशियली और टेक्निकल रूप से हेल्प करेंगे ताकि वो वाले कंट्रीज क्लाइमेट चेंज के प्रति लड़ सके। और ये जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं एनेक्सर 1 में ये बेसिकली आपकी OECD से संबंधित है। दिस इज अगेन अ राइट स्टेटमेंट, ठीक है। फिर ये कह रहा है कन्वेंशन के तहत औद्योगिक राष्ट्र जो हैं वो विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन गतिविधियों का समर्थन करने के लिए वित्तीय सहायता जो है प्रदान करेंगे। और ये जो सहायता होगी ये किसी भी वित्तीय सहायता जो पहले से दी जा रही है उसके अतिरिक्त नहीं होगी। सोचिए
पहले से ही मान लीजिए बड़ी बड़ी कंट्रीज छोटी छोटी कंट्रीज को फाइनेंशियली हेल्प करती आ रही है, पहले से ही करती आ रही है। अब एक नई संधि साइन हुई जिसमें एक नया टारगेट रखा गया, जलवायु परिवर्तन को रोकना है। जलवायु परिवर्तन को अगर रोकना है तो हमें नया फंड चाहिए। कहा गया जो अमीर कंट्री है वो गरीब कंट्रीज को पैसा देंगी। स्टेटमेंट कह रहा है पहले से जो पैसा दिया जा रहा था उसके अतिरिक्त नहीं होगा। जब पैसा पहले से जितना दिया जा रहा था उससे अतिरिक्त नहीं होगा तो आप क्या नया कर लेंगे, राइट भाई। जो आप पहले से दे रहे थे उससे ज़्यादा दोगे तभी तो हम क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ नए काम कर पाएंगे। तो अगर सोचा जाए, अगर आपने कन्वेंशन को इतना डिटेल में ना भी पढ़ा हो तो भी ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा ठहरा के समझा रही हूँ। दरअसल UNFCCC की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ उन्होंने ये लिखा है कि ये जो वित्तीय सहायता होगी ये पहले से दी जा रही किसी भी सहायता से ऊपर और परे होगी, अधिक होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये अतिरिक्त नहीं, ये तो गलत हो जाता है, ठीक बात है। अब पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो हमारा पहला और दूसरा ठीक है, केवल तीसरा गलत है। तो केवल 3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं टॉपिक नंबर 5 की, आदर्श किराएदारी अधिनियम 2021। तो देखिए जो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय है उन्होंने ये कहा है कि जो मॉडल टेनेंसी एक्ट हमने दिया था इसको केवल 4 राज्य आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, असम के द्वारा ही संशोधित किया गया है। देखिए ये जो बेसिकली एरिया है ना ये राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो मतलब संसद इस पर डायरेक्टली कोई कानून नहीं बना सकती, बट केंद्र सरकार ने एक मॉडल एक्ट बना के दे दिया कि आप इसके अनुरूप अपने यहाँ संशोधन कर लो। अभी जो है मंत्री की तरफ से कहा गया है कि केवल 4 राज्यों ने ऐसा किया है। तो ये तो था कंटेक्स्ट, ये एक्ट है क्या इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए पहली बात तो इसकी अधिनियम की आवश्यकता क्यों है। बेसिकली शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ से अधिक घर खाली पड़े हुए हैं। एक ऐसा देश जहाँ पर इतनी पॉपुलेशन है, जहाँ पर इतने लोगों को रहने के लिए घर चाहिए और घर नहीं है, जिनको किराए पर रहने की आवश्यकता है, इतने लोग जो गांव से शहरों में जॉब के लिए जा रहे हैं, स्टूडेंट्स जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उनको किराए पे घर चाहिए, उसके बावजूद 1 करोड़ घर खाली पड़े हैं। रीजन ये है फिलहाल जो कानून है वो किराएदारों के पक्ष में झुके हुए हैं और मकान मालिक से थोड़ा सा आप कह सकते हैं आप किराएदारों के ज़्यादा फेवर में है। अगर लंबे टाइम तक कोई किराएदार किसी घर में रह लेता है तो मकान मालिक उसको वहाँ से हटा नहीं सकता, बहुत मुश्किल हो जाता है और कई बार किराएदार उस पर कब्जा भी कर लेते हैं। तो इस तरह की प्रोसीजर से बचने के लिए, कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचने के लिए लोगों ने मकानों को किराए पर देना ही बंद कर दिया है, या फिर वो लंबे टाइम तक नहीं देते हैं, कुछ समय बाद ही खाली करने के लिए बोल देते हैं। तो इसलिए 1 करोड़ से ज़्यादा घर क्या है खाली पड़े हुए हैं। इस माइंड सेट को बदलना है, राइट। फिर ये कह रहा है कि जो मौजूदा कानून किराया नियंत्रण कानून है वो बेसिकली आवास के विकास में क्या है बाधा डाल रहा है। रीज़न जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा एक डाटा है कि 2050 तक भारत के आधे से ज़्यादा लोग माइग्रेशन की वजह से, प्रवास के कारण शहरों या कस्बों में रह रहे होंगे। जब 50% पॉपुलेशन आपकी सिटीज़ में, टाउन्स में आ गई होगी तो किरायों पे घर देने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तो कानून आसान होने चाहिए, लोगों के हितों के साथ संलग्न होने चाहिए, राइट। तो इसीलिए क्या है आवश्यकता है। अब इसके एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। ये जो एक्ट है इसका उद्देश्य क्या है, किराए को विनियमित करना, जो किराएदार है उनके हितों की रक्षा करना, जो ज़मींदार है, जमीन का जो मालिक है उसके भी हितों का ध्यान रखना, कोई विवाद हो जाता है तो त्वरित न्याय निर्णय प्रदान करना, और इन सारे उद्देश्यों के लिए ये एक किराया प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है, राइट। इसके अलावा क्या है, एक लिखित समझौता अनिवार्य है। संपत्ति का जो मालिक है, जो किराएदार है, उनके बीच में एक लिखित समझौता होना चाहिए अगर आप किराए पर मकान दे रहे हैं। फिर देखिए स्वतंत्र प्राधिकरण और जो रेंट कोर्ट है उनकी स्थापना का भी प्रावधान करता है कि किराएदारी से संबंधित अगर कोई विवाद है तो इस तरह के कोर्ट्स हों, इस तरह के प्राधिकरण हो। फिर ये सिक्योर्ड डिपॉजिट के लिए अधिकतम सीमा भी निर्धारित कर देता है। ऐसा ना हो कि आप जब घर किराए पे ले रहे हो तो मकान मालिक 1 साल का डिपॉजिट आपसे मांग ले। यहाँ पे कहा गया अगर आप आवासीय उद्देश्यों के लिए मांग रहे हैं तो अधिकतम 2 महीने का किराया, और अगर आप गैर आवासीय उद्देश्यों के लिए किराए पर ले रहे हैं तो अधिकतम 6 महीने का किराया ही एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको जमा करना होगा, इससे ज़्यादा नहीं। फिर ये
कह रहा है दायित्वों का वर्णन क्या होगा। अगर कोई संरचनात्मक मरम्मत होनी है, पेंट होना है घर पे, छत जो है रिस्ट्रक्चर होनी है, तो ये खर्चे मकान मालिक पूरे करेगा। लेकिन जो यूज में आने वाली चीज़ है, जैसे टैप अगर खराब हो गया, बिजली का बल्ब अगर खराब हो गया है, ठीक है, तो ये वाली चीज़ें किराएदार वहन करेगा। तो ये दायित्वों का निर्णय कर देता है कौन से खर्चे मकान मालिक पे आएंगे, कौन से खर्चे किराएदार पर आएंगे। ठीक है, तो ये भी ये बता देता है, राइट। इसके अलावा मकान मालिक को अगर मरम्मत करानी है तो बेसिकली जो किराया का जो परिसर है, उसने जो किराए पे दे दिया है, उसमें जाने से 24 घंटे पहले जो है किराएदार को सूचना देनी होगी। फिर क्या है, परिसर खाली करने के लिए भी एक तंत्र है। यदि मकान मालिक ने रेंट एग्रीमेंट में जितनी भी जो शर्तें थी उनका पालन किया है, ठीक है, जैसे उसने नोटिस भी दिया है और किराएदार ने किराए की अवधि जो है समाप्त हो गई, उसके बावजूद भी मकान खाली नहीं किया है, तो मकान मालिक किराएदार से दुगना किराया वसूल कर सकता है। ये देखिए मकान मालिक के हित में क्या है। अगर आपने नोटिस दिया भाई 1 महीने बाद आपको कमरा खाली करना होगा और वो बेसिकली सारी जितनी भी शर्तें थी उनको पूरा कर रहा है, आप ना तो उसको खाली कर रहे हो या आप रेंट नहीं दे पा रहे हो, तो मकान मालिक के पास अधिकार है कि वो आपसे डबल रेंट वसूल कर ले। फिर ये जो अधिनियम है ये राज्यों के लिए देखिए बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि भूमि और शहरी विकास क्या है, राज्य सूची का विषय है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया राज्यों ने इसको अपनाया नहीं है, राइट। अब आइए इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं। आदर्श किराएदारी अधिनियम 2021 के संदर्भ में कुछ कथनों पर विचार कीजिए। एक्ट का उद्देश्य विवादों संबंधित मामलों के समाधान हेतु एक किराया प्राधिकरण की स्थापना करना है। दिस इज अ राइट स्टेटमेंट। फिर ये कह रहा है अधिनियम के तहत संपत्ति के मालिक और किराएदार के बीच एक लिखित समझौता होना अनिवार्य है। अब मुझे बताइएगा क्या ये सही है या गलत है, आपने क्या पढ़ा है। पूछ रहा है कौन सा सही है, इसका आपने आंसर बताना है। नेक्स्ट टॉपिक, भारत में नए रामसर स्थल। तो देखिए अब भारत में कितने हो गए हैं, टोटल रामस्थल 64 हो गए हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने क्या है इसकी जानकारी हमें दी है। जो नई मान्यता प्राप्त साइट्स हैं उनके सिर्फ बारे में मैं आपको नाम बताऊंगी, डिटेल्स आपने याद करनी है खुद से। तो जैसे कुंथंकुलम पक्षी अभयारण्य है, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में है, ठीक है। इसके बाद देखिए नंदा झील, नंदा झील क्या है, गोवा में ज्वारी नदी के नाले के पास स्थित है, ठीक है, पक्षियों के लिए काफी अच्छे से जाना जाता है। फिर देखिए सतकोशिया गाछ, ये कहाँ है, ये उड़ीसा के महानदी के किनारे पर फैली हुई है। बाकी अगर आपको डिटेल में कंटेंट पढ़ना है तो वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। फिर मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व दक्षिण पूर्वी तटरेखा के पास ये पड़ता है। उसके बाद वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में, वेल्लोर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, वेदांत थंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, उदय मार्थमपुरम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक और सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश। इन सबको बेसिकली रामसर साइट्स के रूप में अधिसूचित किया गया है। रामसर साइट्स क्या होती हैं, इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट वेटलैंड क्या होते हैं, पिछली वीडियो में मैं आपको डिटेल में कवर करा चुकी हूँ। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, भारत में अमेरिकी नौसेना के जहाज की पहली मरम्मत हुई है और ये मेक इन इंडिया और रक्षा में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा बेसिकली देता है। तो यूएस नेवी की जो शिप थी चार्ल्स ड्रू, वो मरम्मत के लिए जो कट्टुपल्ली है वहाँ पे LNT लार्सन एंड टुब्रो का जो शिपयार्ड है वहाँ पर पहुंची थी और किसी अमेरिकी जहाज की हम ये पहली मरम्मत कर रहे हैं, ठीक है। तो अमेरिकी नौसेना जहाज के रखरखाव के लिए कट्टुपल्ली में जो LNT है उस शिपयार्ड के साथ एक समझौता बेसिकली साइन हुआ था और ये वैश्विक बाजार में भारतीय शिपयार्ड की क्षमताओं का एक प्रतीक है, ठीक है। तो बेसिकली देखिए जो भारतीय शिपयार्ड है वो उन्नत प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए एक व्यापक रेंज और लागत प्रभावी वाली जहाज मरम्मत और रखरखाव जो सेवाएं हैं वो प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान में $2 अरब के कारोबार के साथ 6 प्रमुख शिपयार्ड जो है भारत में हैं। हम सभी प्रकार के अत्याधुनिक जहाज बनाने में सक्षम है, जिसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत हमारा विक्रांत, ठीक है। इसके अलावा अगर पिछले 4-5 वर्षों की बात की जाए तो भारतीय रक्षा निर्यात में भी भारी वृद्धि हुई है। 15-16 में जहां 1500 करोड़ था वहीं अब 800% बढ़कर लगभग 13,000 करोड़ रुपए हो गया है और अमेरिका हमारा एक अच्छा खासा क्या है, ट्रेडिंग पार्टनर है, राइट। टॉपिक नंबर 8, खाद्य और सुरक्षा लैंगिक समानता।
तो देखिए एक रिपोर्ट है खाद्य सुरक्षा और लैंगिक समानता द सिनर्जिस्टिक अंडरस्टडी सिम्फनी। ये रिपोर्ट जारी की गई किसके द्वारा? केयर के द्वारा। तो केयर क्या है? ये महिलाओं और लड़कियों के संदर्भ में वैश्विक भूखमरी से लड़ने वाला एक अंतरराष्ट्रीय मानवीय संगठन है। तो बस पता हो केयर के द्वारा ये रिलीज की गई है। इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि जो पुरुष और महिलाएं हैं उनके बीच भूखमरी को लेकर खाई बढ़ती जा रही है। 828 मिलियन लोग भूख से प्रभावित थे, जिसमें पुरुषों की तुलना में 150 मिलियन महिलाएं अधिक जो थी भूखी थी। ठीक है, तो देखा गया जैसे जैसे लैंगिक असमानताएं बढ़ रही हैं तो भूखमरी में भी वो सामने दिखाई दे रहा है। यमन, सियरा लियोन और चाड जैसे जो उच्च लैंगिक असमानता वाले राष्ट्र हैं वहां पर सबसे ज्यादा कम खाद्य सुरक्षा और बेसिकली क्या है इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली है। राइट, नेक्स्ट टॉपिक लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसके बारे में देखते हैं। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित जो लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल ATGM है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। कहाँ पे किया है? महाराष्ट्र में के रेंज में बेसिकली किया गया है। ठीक है, ये जो स्वदेशी लेजर गाइडेड ATGM है इसमें एक उच्च विस्फोटक एंटी टैंक वॉरहेड शामिल है, जिसको हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक हीट भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो संरक्षित बख्तरबंद वाहन होते हैं, बख्तरबंद वाहन जो काफ़ी मजबूत होते हैं सिक्योरिटी देने के पर्पज से, हमने पढ़े भी थे पिछली वीडियो में अगर आपको याद हो। तो बेसिकली ये बख्तरबंद वाहनों को पराजित करने में सक्षम है। इसका जो एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर है ये मल्टी प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सकती है, ड्रोन से, कंधे पे जो एक होता है वो लॉन्चर उससे, ठीक है, किसी जहाज से, किसी हेलीकॉप्टर से। ठीक है, ये क्या है? गाइडेड निर्देशित मिसाइल है, यानी कि आप टारगेट करके इनको शूट करते हैं और जो भारी बख्तरबंद सैन्य वाहन होते हैं उनको नष्ट करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। शोल्डर लॉन्च्ड वेपन हो, कंधे पे रखकर आप इसको लॉन्च करना चाहे। लार्ज ट्राइपोड माउंटेड वेपन्स हो, इस तरह का एक ट्राइपोड होता है, इस पर रखकर आप इसको लॉन्च करना चाहें। व्हीकल या एयरक्राफ्ट माउंटेड मिसाइल सिस्टम हो, किसी वाहन पे रखकर, किसी एयरक्राफ्ट पे रखकर आप इसको लॉन्च करना चाहें, हर तरीके से ये हो सकता है। ठीक है, कंधे से दागे जाने वाला जो हथियार है वो किसी अकेले सैनिक के द्वारा ही ले जाया जा सकता है, तो ये काफी हैंडी भी है। तो ये आपको पता हो DRDO के द्वारा बनाई गई है और स्वदेशी रूप से क्या है विकसित है। राइट, तो यहाँ पर देखिए हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है जो समझाने वाले टॉपिक्स थे वो मैंने आपको डिटेल में समझाए होंगे, जो पढ़ाने वाले टॉपिक्स थे वो हमने साथ मिलकर पढ़ लिए हैं। इसी तरीके से रोजाना हम मिलते रहेंगे डेली करंट अफेयर वीडियोस के साथ। अपना साथ बनाए रखिएगा। आपका सपोर्ट हम लोगों के इस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी टीम को एक मोटिवेशन मिलता है और हम प्रेरित होते हैं और अच्छा काम आपको करके देने के लिए। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।